तो यहाँ कहानी की शुरुआत होती है कठपुतली के खेल से, जिसमें कि इन दोनों के नाम होते हैं गुलाबो और सिताबो। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा किसी दुकान पर सामान बेचने आता है, जैसे साइकिल की घंटी, बल्ब इत्यादि, और इसकी उसे बहुत कम कीमत मिलती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना बल्ब और साइकिल की घंटी चोरी होने पर चिल्लाते हैं, जिससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि मिर्ज़ा ने जो भी सामान बेचा था वो यहीं से चुरा कर बेचा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आयुष्मान खुराना को एक कमरे में दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि दोनों बहनें कौन सी क्लास में पढ़ती है। आयुष्मान खुराना को इतना भी नहीं मालूम होता, उसे आज भी यही लगता है कि दोनों बहनें आज भी 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ती होंगी। इसके आगे हमें मिर्ज़ा की हवेली दिखाई जाती है, जो बहुत ही जर्जर हालत में होती है। इससे एक चीज़ साफ़ होती है कि मिर्ज़ा की हवेली जो है बहुत पुरानी होती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि ये हवेली उसे कब मिलेगी, कब उसकी बेगम का इंतकाल होगा और कब वो इस हवेली पर कब्ज़ा कर सकेगा। इसके आगे हमें आयुष्मान खुराना एक चक्की में काम करते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी खुद की दुकान होती है, और इस पर यह चीज़ साफ़ हो जाती है कि उसके यहाँ पर ग्राहकों की बहुत कम कमी है, जिसके कारण कि उनकी कभी कभी ग्राहकों से झड़प भी हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना से अगले महीने से कहता है कि तुम्हारा किराया बढ़ेगा, और आयुष्मान खुराना इस बात पर उनसे लड़ता है। अगली सुबह हमें ये दिखा जाता है कि मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना की बाइक रोक लेता है और कहता है कि इसका भी तुम्हें किराया भरना पड़ेगा, और इस बीच आयुष्मान खुराना कहता है कि बाकी किराएदारों से भी तो लो जो साइकिल रोकते हैं यहाँ पर। मिर्ज़ा लेकिन कहता है कि तुम किराया दोगे, क्योंकि वो 70 रुपये किराया देते हैं और तुम्हारा घर का किराया मात्र 30 रुपये है, इसीलिए तुम्हें बाइक का किराया भरना ही पड़ेगा। और इस बीच दोनों में झड़प हो जाती है और आयुष्मान खुराना वहाँ से चले जाते हैं। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा अपना झूमर बेचने वाले हैं, और वो दो लोगों को चुपचाप बुलाते हैं ताकि उनकी बेगम को पता ना चले, और इसकी उन्हें बहुत कम कीमत मिलती है, लेकिन फिर भी वो झूमर बेच देते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि उनकी बेगम की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मिर्ज़ा वहाँ पे अपनी बेगम से पैसे मांगने के लिए जाते हैं कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, और वहाँ पे बेगम कहती है कि जाओ मेरा पुराना बक्सा है उससे कुछ पैसे निकाल लो, जिसके कारण कि मिर्ज़ा वहाँ पर जाता है और कुछ सिक्के उठाकर उन्हें चला जाता है दुकान में बेचने के लिए। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना के यहाँ किराया लेने के लिए आता है, और सभी घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना के घर में घुसने वाला है, तो सभी के सभी लोग एक एक्टिंग करते हैं, कुछ बीमारी की एक्टिंग करते हैं, और मिर्ज़ा को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन अचानक से जब माइक्रोवेव की आवाज़ आती है और मिर्ज़ा की नज़र उस माइक्रोवेव में पड़ती है, तो एकदम से आयुष्मान खुराना की छोटी बहन कह बैठती है कि हमने कल ही चिकन बनाया था, ये माइक्रोवेव है जो आसानी से चिकन गर्म कर देता है। इसके बाद मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना के घर का प्लग निकाल देता है, जिसके कारण कि आयुष्मान खुराना के घर में लाइट चली जाती है। इससे आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना की बहन को डांट देता है। उसके बाद वो बहन आयुष्मान खुराना के पास जाती है और मिर्ज़ा की शिकायत लगाती है। आयुष्मान खुराना पहले से बहुत परेशान होता है, उससे पैखाना जाना होता है, और क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर पैखाने की दीवार तोड़ देता है, जिसके कारण कि एक हंगामा खड़ा हो उठता है। और जब ये खबर मिर्ज़ा को लगती है, तो वो जब वहाँ पे आता है तो इन दोनों के बीच बहस होती है कि ये दीवार कौन चुनेगा। मिर्ज़ा कहता है कि ये दीवार आयुष्मान खुराना बनाएगा, लेकिन आयुष्मान खुराना कहता है कि ये तुम बनाओगे, क्योंकि ये हवेली तुम्हारी है, हम तो केवल किराएदार हैं। मिर्ज़ा इसके बाद काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सभी पैखानों में ताला लगा देता है, और वो एक चारपाई के साथ पैखाने के पास ही सो जाता है ताकि कोई भी इसके अंदर जा ना सके। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना की बहन को पैखाना जाना होता है, और आयुष्मान खुराना देखता है कि मिर्ज़ा पैखाने के सामने सो रखे हैं। उसके बाद मिर्ज़ा को आयुष्मान खुराना और उसकी बहन उठाकर चारपाई समेत उसे हवेली के बाहर रख देते हैं, जिसके कारण जब मिर्ज़ा सुबह उठता है तो बड़ा हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर आया कैसे। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा और आयुष्मान खुराना पुलिस स्टेशन में हैं, जहाँ पे मिर्ज़ा आयुष्मान खुराना को कहता है कि इसने कई सालों से किराया बढ़ाकर नहीं दिया है, जबकि मैंने इसे कई बार कहा है। और आयुष्मान खुराना कहता है कि मैं वही किराया दूंगा जो मैं देता आया हूँ, और मेरे पास कई सालों से मैं रह रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास इसकी पर्ची भी है। और वहाँ पर मिर्ज़ा कहता है कि मेरी बहुत पुरानी हवेली है, और इसी बात को विजयराज सुन लेता है, जो कि पुरातत्व विभाग में होता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा वकील से बात कर रहा होता है कि मुझे इस पूरी हवेली का मालिकाना हक़ चाहिए। इस पर वकील कहता है कि सबसे पहले तुम ये देखो कि इस हवेली के जो मालिकाना हक़ के दावेदार हैं वो ज़िंदा हैं कि नहीं हैं, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कार्रवाई करूँगा।
इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा अपने बेगम के सामने कुछ तस्वीरें रखता है और कहता है कि इनमें से पहचानो कि कौन-कौन ज़िंदा है और कौन-कौन नहीं। उस पर उसकी बेगम भड़क जाती है, कहती है मुझे कुछ याद नहीं है और इससे क्या लेना-देना कि कौन ज़िंदा है और कौन नहीं है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना और विजयराज की दोस्ती हो जाती है, जिसमें विजयराज उसे दिखाता है कि पुरातत्व चीज़ें कैसी होती हैं और कौन-कौन सी जगह पुरातत्व के अंडर आती हैं, और ये सब चीज़ें वो उसे दिखाता रहता है। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रेंड कहती है कि वो जो पुरातत्व वाला व्यक्ति है उसने कहा है कि तुम्हें मकान दिलाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे झूठ कह रहा है और उस चक्कर में तुम्हारे हाथ से हवेली और मकान दोनों ना निकल जाएं। इसके आगे हमें ये दिखाते हैं कि आयुष्मान खुराना के कमरे में सभी किराएदार सम्मिलित होते हैं और उसमें आपस में बातचीत चल रही होती है कि क्या करें और क्या ना करें। इसमें आयुष्मान खुराना कहता है कि जिस पुरातत्व वाले को मैंने कहा है वो हमें रहने की जगह दिलवाएगा और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। इसके आगे हमें ये दिखाते हैं कि विजयराज कहीं पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आयुष्मान खुराना आता है तो कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो विजयराज कहते हैं कि यहाँ पे खुदाई चल रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सोना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस पे आयुष्मान खुराना कहता है तो यहाँ से सोना क्या मुझे ही मिल सकता है। इस पे विजयराज कहते हैं कि यह सरकारी है, इसमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा अपने वकील से बात कर रहा होता है कि शायद कुछ लोग ज़िंदा हैं। तो इस पर वकील कहता है कि हम उन लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे कि उन्हें इस हवेली से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना के कहने पर मिर्ज़ा हवेली के गेट खोलता है और कहता है अगर आइंदा से तुम लेट आए तो ये हवेली के गेट नहीं खुलेंगे। इस पर आयुष्मान खुराना कहता है कि मैं ऐसे ही लेट नहीं हुआ, मैंने जाकर देखा कहीं पुरानी जगह से बहुत सारा सोना निकला है और कहने को तो यह हवेली भी बहुत पुरानी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भी बहुत सारा सोना निकल सकता है। अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा और उसके नौकर मिलकर जगह जगह देखते हैं कि कहीं पे सोना तो नहीं छुपा। उसके बाद जहाँ पे उन्हें शक होता है वहाँ पे वो खुदाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद सारे लोग ये चीज़ देखकर हंसते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। के आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा काफ़ी बीमार पड़ चुका है और उसके पास आयुष्मान खुराना आता है और कहता है कि देखो यार तुम्हारी कोई औलाद तो है नहीं, तो क्यों ना तुम हमें एक औलाद समझ लो और उसके बाद हम यहाँ पे मज़े से रह सकते हैं। इस पर मिर्ज़ा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से डांट कर निकाल देता है। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि विजयराज और सभी किराएदार मिलकर छत पर बात कर रहे होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। यहाँ पे ये बात भी दिखाई जाती है कि आयुष्मान खुराना कहता है कि उसने केस कर दिया है, लेकिन इसमें विजयराज कहता है कि चिंता मत करो, वो केस कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है और इसके लिए इस पर हमारा ही हक होगा और तुम चिंता मत करो, तुम सबको रहने की जगह दी जाएगी। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा और उसका वकील मिलकर उन सब लोगों के घर जाते हैं जिनका हवेली में हिस्सा होता है और वो उन सब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करवाते हैं ताकि वो हवेली पर किसी भी प्रकार का अपना हक ना जता सके, और इस चीज़ में मिर्ज़ा और उसका वकील कामयाब भी रहते हैं। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि विजयराज और आयुष्मान खुराना की बड़ी बहन विजयराज के घर आती है और वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहती है क्योंकि उसे किसी भी हाल में सरकारी जॉब चाहिए होती है। इस पर विजयराज कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करता, लेकिन उसे वादा करता है कि कहीं ना कहीं उसकी सरकारी जॉब ज़रूर लगा देगा। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा के वकील को सभी किराएदार घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस चीज़ से दूर रहो नहीं तो बहुत पछताओगे। इस पर वकील कहता है कि ये अच्छी बात है, एक तो मकान मिर्ज़ा का और ऊपर से तुम यहाँ पे ज़बरदस्ती कई सालों से रह रहे हो, ना तो किराया बढ़ा कर देते हो और ऊपर से उसे परेशान करते हो, इसीलिए जो मनमर्जी जो कुछ कर लो, लेकिन मैं उसे उनका मालिकाना हक दिला कर रहूँगा और तुम सबको यहाँ से बाहर फिकवा कर रहूँगा। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि विजयराज मिर्ज़ा की हवेली में है और वो अपने साथ कुछ बच्चों को भी लेकर आए हैं जो पुरातत्व का काम सीख रहे होते हैं और वो उन्हें दिखाते हैं कि ये बहुत पुरानी हवेली है और इसको देखिए ये किस तरीके से जर्जर हालत में है और इस पर रिसर्च कीजिए। इसके आगे हमें ये दिखाते हैं कि मिर्ज़ा का वकील मिर्ज़ा को कहता है कि अपनी बेगम के दाहिने हाथ के सभी उंगलियों के निशान इन कागज़ों पर लगवा दीजिए, उसके बाद ये हवेली आपके नाम पर हो जाएगी। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि मिर्ज़ा का वकील मिर्ज़ा को सुनाता है कि ये तुमने गलत कर दिया, तुम्हें कहा था कि दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान लगाना और तुम बेगम से बाएं हाथ की उंगलियों के निशान लगवा कर आ गए। अब की बार सही से उंगलियों के निशान लगवाना, नहीं तो तुम्हारा ये काम नहीं बन पाएगा। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा ने अपनी बेगम के जिस हाथ की उंगलियों के निशान लिए होते हैं, बेगम ने उस हाथ पर पट्टियाँ लगा दी होती है। इससे मिर्ज़ा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद वो विजयराज के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या अभी भी कुछ हो नहीं सकता, किसी तरीके से मेरी हवेली बच नहीं सकती। इस पर विजयराज कहता है कि ऐसा अब कुछ नहीं हो सकता, मामला काफ़ी आगे निकल चुका है।
इसके आगे हमें ये देखने को मिलता है कि मिर्ज़ा की बेगम की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और जब डॉक्टर आता है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये अब तक ज़िंदा कैसे हैं। इस पर मिर्ज़ा को लगता है कि बेगम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेगी, इसीलिए वो उसको दफनाने की तैयारी कर देता है और दफनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है वो ख़रीद कर मार्केट से लेके आ जाता है। और जब मिर्ज़ा घर आता है तो उसे दिखता है कि बेगम अपने पैरों पर चल रही है और इससे वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि शायद बेगम इतनी जल्दी नहीं मर सकती। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा जब वकील के पास जाता है तो वो वहाँ पे आयुष्मान खुराना की बहन को देखता है। उसके बाद मिर्ज़ा कहता है कि यहाँ पे कैसे, तो वकील कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, चिंता मत करो। अच्छा, तुम्हें जो कागज़ लाने को कहे थे वो तुम लेके आए? तो मिर्ज़ा कहता है हाँ, मैं वो लेकर आया। तो वकील कहता है कि अब तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विजयराज आयुष्मान को लेकर एक नेता के घर जाता है और उसमें ये बात निश्चित हो जाती है कि वो जो हवेली है वो नेता को चाहिए और इसके बदले विजयराज आयुष्मान खुराना को एक सरकारी क्वार्टर देने का वादा करता है, जिस पे कि आयुष्मान खुराना मना कर देता है। अगली सुबह हमें ये देखने को मिलता है कि विजयराज अपने साथ सभी लोगों को लेकर आ जाता है और कहता है कि यह हवेली अब तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। सभी के सभी किराएदार कहते हैं कि अभी आपने कहा था सरकारी मकान देंगे, उसका क्या? तो विजयराज कहता है कि मैंने आपसे ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। और जब आयुष्मान इसमें गुस्सा होकर झगड़ा करने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि अरे निकालो इन्हें यहाँ से और हटा दो इन्हें यहाँ से, मुझे ये लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा का वकील आता है और उसके साथ एक डीलर भी होता है जो इस जगह को पसंद करते हैं। उसके बाद विजयराज कहता है कि सरकारी ज़मीन है, ये नहीं बिकेगी। तो उस पर वो डीलर कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, ये जगह तो हमारी ही रहेगी, आप चाहे जो कुछ कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। उस पर जब किराएदार कहता है कि जगह ऐसे नहीं बिकेगी, इसकी तो कीमत भी लगेगी। तो उसके बाद डीलर कहता है कि चिंता मत करो, तुम सबके लिए मैं पैसे लेकर आया हूँ, और वो सबको पैसे बाँटता है। इस पर मिर्ज़ा और सभी किराएदारों के बीच झगड़ा हो जाता है और फिर अचानक से ऊपर से आवाज़ आती है कि बेगम चली गई। तो सबको लगता है कि बेगम मर गई। जब वो ऊपर जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि बेगम अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं। और इसके बाद सबके शब्द हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और वहाँ पे वो एक चिट्ठी पढ़ते हैं जो बेगम ने लिखी होती है और उसमें लिखा होता है कि मिर्ज़ा को मैं बहुत अच्छा मानती थी, लेकिन मिर्ज़ा शुरू से ही इस हवेली को बेचने के चक्कर में था, इसीलिए मुझे ऐसा इंसान यहाँ पर नहीं चाहिए और इसीलिए मैं दूर जा रही हूँ अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास। बेगम ने अपने ख़त में आगे लिखा होता है कि ये हवेली मैंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को बेच दिया जो एक राजा हैं, और उनको मैंने 1 रुपये में ये पूरी हवेली बेच दी है। और उसके बाद सब के सब किराएदार वहाँ से चले जाते हैं और वो मिर्ज़ा को लिखा होता है कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पुराने मैंने कर रखे हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे हैं, वहाँ पे चले जाना, वो 2 कमरे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी ये पसंदीदा कुर्सी भी तुम ले जाओ, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है, और अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि मिर्ज़ा उस जगह पर चला जाता है जहाँ उसके 2 कमरे उसको बेगम की तरफ से मिले हुए होते हैं, लेकिन उनकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वहाँ पर वो साफ़ सफाई कराता है और उसके बाद वो वहाँ रहने लग जाता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि आयुष्मान खुराना चक्की में काम कर रहे और उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसके बाद वो उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जो मिर्ज़ा की बेगम होती है अब वो रानी बन चुकी है, क्योंकि उनकी शादी महाराजा से होती है और इसके बाद बर्थडे उनका बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वो काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे विजयराज को भी दिखाया जाता है और साथ साथ यहाँ पे मिर्ज़ा और आयुष्मान खुराना भी आते हैं, लेकिन उन्हें गेट से अंदर नहीं आने देते। और उसके बाद जब पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से जब सभी निकलते हैं तो उनकी जो बेगम होती है मिर्ज़ा की, वो उन्हें इग्नोर मार देती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। उसके बाद दोनों के दोनों आपस में बातें करते हैं कि ये कैसे होगा, क्या हो गया। और उसके बाद कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि जो मिर्ज़ा की कुर्सी होती है वो किसी बड़े शोरूम में बिक रही होती है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।